हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड लीडर्स। आज के वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें ये समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजारने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने कहा, नहीं, ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना चालू कर दो तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियाँ और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी है, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे ही देख नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफ़र अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? मैंने अपना सिर नहीं में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इनकी बात मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज़ उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफ़र मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के
टुकड़े थे। इसके मज़े चींटियाँ ले रही थी। अम्मी डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे, जो आंखें फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और वह यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफ़र को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है, जिससे ख़रीदा जा सकता है, और वह यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी नहीं ख़रीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों को इंटरव्यू लेते थे, तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटा। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफ़र बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच ख़त्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा को जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था, वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता था, वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी पॉइंट पर आ चुका होगा। अच्छा, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हम तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से ख़रीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे तो वह इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने कहा। हाँ, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बार में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह कि तुम लोग सच बोलो, अम्मी डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देना चाहिए, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने कहा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अम्मी डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसे नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, मेरे डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं और दिमाग से नहीं। अम्मी डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावना जाग जाती है, और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अम्मी डैडी ने कहा। वह इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते हैं और दिमाग से सोचने के कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है, वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वही पुराने डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते, काम करते, पैसा कमाते और आशा करते हैं कि डर से उनकी पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है।
इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाली इस डर को वह मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वह कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस में जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सीखना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद या रोमांच चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसा की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसा ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान है जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे में खरीदी गई है। वह इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित तक हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारे मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों की दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है।
वह ऐसा अक्सर कहा करते थे। वह खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावना पूरी तरह से निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलाए मन, ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरुद्ध में। हाँ, माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अभी डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मैंने कहा, बिल्कुल पड़ती है। मेरे डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत जाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का आपातकालीन समाधान है, परंतु मेरे डैडी हमेशा करते हैं, स्कूलों में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों को इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, मेरे डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वह तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वह तुम्हें स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाओ। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरे समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वह उस समय कठोर ज़रूर लग रहे थे, परंतु मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अम्मी डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितनी भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का औंधा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी
और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल में उन्हें यह भी कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा ना होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है, माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सर हिला हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छाओं की भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते। असल में वह यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है, जो उसकी नाक के ठीक सामने होता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है, माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारा खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है, माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाले संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सके और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सके। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यावसायिक लोगों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके, अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मेरे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इस तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ और मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीज़ें सुख दे सकती है।
बिल चुकाने के डर से घबरा कर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी अपना सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को चलाता है। ऐसा आपने अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज़ के नीचे स्कॉट बॉल आ गई। अम्मी डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, अम्मी डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फ़ीस बढ़ा देता है। उसकी फ़ीस बढ़ाने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होगा। अब चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगा और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे? हाँ, मेरे डैडी ने कहा। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बिन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है जब कोई बिन काउंटर बिजनेस संभाल ले। वो सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बिन काउंटर से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्या पैदा हो जाती है। बिन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अम्मी डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है, माइक ने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें लोगों के ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बेचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अम्मी डैडी ने कहा। टायर बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है, मैंने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा। डर और लालच ही ब्रायर पैच है। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। विचारों को चुनने से, माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा।
हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही अपनी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगाते हैं। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था, पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का आपातकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल। टार बेबी, अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है? माइक ने पूछा। अम्मी डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हम यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो ज़िंदगी भर मेरे काम आया, ख़ास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, ना कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अम्मी डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है, और वह जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारे समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम चालू रखो बच्चों,
पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के लिए दूसरी तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं ये देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में सोचते हुए और इसी बारे में बात करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में मैं सबसे दुखी बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते तो देखा था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधे में काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के बक्से में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वह इन कॉमिक्स का क्या करती है, तो उन्होंने कहा, मैं इन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम में नहीं आता था। हमने इसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया था। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए एक बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटों में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेचे। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, परंतु हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिली। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खोलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें, तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वह खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतने अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने को
वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था, हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अम्मी डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको सेकंड चैप्टर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।